दिल्ली की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 3 रातों से दिल्ली एक अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। 27 लोगों की दिल्ली में जान जा चुकी है। 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। हजारों दुकानों मकानों को लूटा और जलाया जा चुका है। लेकिन इस दहशतगर्दी को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस तमाशे की तरह देख रही है। अब इस पर सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। वो सियासत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए इस खेल में नुकसान किसका हुआ है। अपना प्यारा शहर मरा है, जल्लादों का कहर गिरा है, मरी भरोसे की कगरी वो, उम्मीदों की चूनर भीगी, बच्चा बच्चा डरा हुआ है, मरे हैं बागों के पत्ते भी, फूलों की रंगत और खुशबू, राजताज के खेल में बाबू शाहजहानाबाद मरा है। इन गलियों से अब बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें नहीं आती, नहीं लौटते हैं इन रास्तों से थके हुए कामगार, नहीं झांकती हैं दरो दीवार से किसी अजनबी को पहचानने की कोशिश करती कौतूहल भरी आंखें, नहीं आते फेरी वाले, कोई नहीं लगाता आवाज के खिलौने ले लो, कोई नहीं छेड़ता बांसुरी के धुन। अब यहाँ से रह रह कर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं, दहशत में डूबी हुई। किस काम के हैं ये दीन धर्म जो शर्म के दामन चाक करें, किस तरह के हैं ये देश भगत जो बसते घरों को खाक करें। ये रूहें कैसी रूहें हैं, ये रूहें कैसी रूहें हैं जो धरती को नापाक करें। मोहल्लों के नाम, गलियों के छोर, ठहाकों के चबूतरे, छज्जे ओसारे दुछत्तियां सब खाक हो चुकी हैं। यहाँ भाईचारे की खोज में नेपथ्य की ओर उठी हुई नजरें वापस लौट आती हैं। सभ्यता की खाक निशानियों में इंसानियत का इतिहास यहाँ खोजे नहीं मिलते। नेताओं ने दिलों के अंदर बहुत ज्यादा जहर भर दिया है, जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा कि ये कहाँ के लोग हैं, किसने किया, ये कुछ भी नहीं पता लग पा रहा। पथराव का भी कुछ नहीं पता लग रहा। दोनों तरफ से जब भीड़ इकट्ठी होती है तो दोनों तरफ से पथराव हो जाता है। अब आप बताइए हम कहाँ से ये कैसे करें। उन लोगों को दया नहीं आई, उनको पता नहीं है कि बहन बेटी तो हमारी भी होंगी, हम भी उनको कभी भी आएंगे। अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए बस। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अपनी भी आ जाए तो इंसान बुरा है। जिसमें इंसानियत नहीं है वो किसी भी धर्म का हो। संताप से उठा हुआ आलाप कलेजा छील कर रख देता है, नजरों से आगे रख देता है अमावस और पलकों के पीछे भर देता है हिंद महासागर का गागर। बशर्ते आप अंदर से बचे हुए हो इंसान, बशर्ते आपको अच्छी लगती हो बच्चों की हंसी, बशर्ते आपको प्यारे लगते हो मेहनत के पसीने में भीगे हुए लोग, बशर्ते आपके भीतर जरा सा भी बचा हुआ है आदमी का ईमान। क्या सुनते हो मुल्क के रहबर, किसके भीतर बची है हिम्मत जो मिला ले नजर इस राख के खाक से, अंधेरे के मिलाप से। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, आंखें तो उठा नजरें तो मिला। रहबर मुल्को कौन बता ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। कोई रफुगर नहीं जो दिलों के उधड़े हुए सीएन के तुरपाई कर दे, कोई राजमिस्त्री नहीं जो जोड़ डाले इंसानियत के टूटे हुए पुलों को, कोई रंगसाज नहीं जो काली खुई दीवारों को फिर से बना दे हरा गुलाबी धानी। ये अजीब दौर है, इस दौर को लिखने वालों ने इंसानियत को फरेब में बदल कर छोड़ दिया है। क्या कर दहशतगर्दों, गुंडों, हत्यारों को लूटने जलाने की खुली छूट ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की साख को मिट्टी में मिला दिया है। और जब तीनों की किरकिरी होने लगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले। मजाक तो यह है कि डोभाल अभी भी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन उनके दावे को प्रभावितों को जनता ने उनके सामने ही खारिज कर दिया। महिलाओं ने उनके सामने ही कहा कि पुलिस के सामने दुकानें जला दी गई, घरों को लूटा गया है। काला चश्मा लगाए हुए बाबू दिन के उजाले में हुकूमत का अंधेरा देखने आए थे।
देखने आए थे दिल्ली पुलिस का मरा हुआ इकबाल, देखने आए थे गृह मंत्रालय के नीम बेहोशी के मकबरे। जब खाक हो गए मोहल्ले के मोहल्ले तो दिल्ली की गलियों में घूमते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गिनने आए थे कितने जलाए गए मकान, गिनने आए थे कितनी जलाई गई दुकान, कितने लोगों की गई जान, कितने घर कस्बे लूटे गए, कितने लोग घायल हुए। काले चश्मे वाले बाबू को लोगों ने घेर लिया था। आपको नजर नहीं आ रही है आपके कारिंदों की काहिली, आपकी पुलिस निकम्मी है, हिफाजत का आपका दावा फरेब है, वाहियात है आपके वायदों की कहानी। आप तो ये बता दीजिए कि 4 दिन से आपके गृह मंत्री कहाँ हैं? किस दिन के लिए चुना था हमने उनको, वो सामने क्यों नहीं आते? अरे यार आए हैं ना, अरे एचएम साहब ने हमें भेजा तो हम अकेले थोड़ी आए भाई, पीएम साहब के हुक्म से आए, एचएम साहब के हुक्म से आए। एहसान किया आकर हुजूर, आपने बड़ा एहसान किया, लेकिन ये तो बताइए कि 4 दिन पहले क्यों नहीं आए, 3 दिन पहले क्यों नहीं आए, 2 दिन पहले क्यों नहीं आए? क्या बिगड़ जाता आपका अगर कुछ दुकानें न लूटती, कुछ मकान न जलाए जाते, कुछ कम लाशें गिरती? और आए भी तो आंखों पर सफाई का काला चश्मा चढ़ाए। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। क्या बात कही है हुजूर ने, दर्जनों मकान जला दिए गए पुलिस की मुस्तैदी में, पेट्रोल पंप फूंक दिया गया पुलिस की मुस्तैदी में, पूरा का पूरा टायर बाजार खाक कर दिया गया पुलिस की मुस्तैदी में, सैकड़ों मकान लूट लिए गए पुलिस की मुस्तैदी में। Sir, we are not safe. They are all home, sir. इस लड़की की जुबान सैकड़ों हथियार बंद संतरियों से घिरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सामने थर-थर कांप रही थी और उस कांपती हुई जुबान में ये बोल रही थी कि हिफाजत के पुलिसिया ढोंग ने हमें अंदेशों के अंधेरे में झोंक दिया। यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। मैं आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भरोसा नहीं जगा पा रहे थे। अजीत डोभाल के संक्षिप्त दौरे और संबोधन के बावजूद लोगों के दिलों से दिल्ली पुलिस का वो पाप नहीं धुला जिसने चहकते हुए लोगों की बस्तियों को दहशतगर्दों की मेहरबानियों पर छोड़ दिया था। It is a responsibility of the government, it is a responsibility of the police and everybody will stand up to their responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी, डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। करेगी, अब करेगी, मतलब दिल्ली पुलिस अपने आप काम नहीं करती है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निर्देश चाहिए। तो वो निर्देश 4 दिन पहले ही क्यों नहीं दे दिए थे कि वो काम करे, लोगों की हिफाजत करे? नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी, डोंट देयर ओन जॉब सर। इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने स्वीकार कर लिया था कि दिल्ली पुलिस के निकम्मेपन ने हजारों लोगों के खुशहाल जिंदगियों को नर्क में बदल डाला है। इन नारों से होते हुए डोभाल का काफिला भारी सुरक्षा के बीच सायरन बजाता हुआ अपने अपने परकोटे में लौट गया और पीछे छूट गए बर्बादियों के ढेर पर बैठे हुए वो लोग जो समझते हैं कि इस झगड़े में कुछ नहीं रखा। आज तक अजीत डोभाल के भी मौजपुर जाफराबाद जाने के पीछे एक कारण है और वो कारण है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करना, उन्हें दिल्ली की सुरक्षा में नाकाम बताना और एक कमजोर गृह मंत्री कहना। इस हमले से बीजेपी तिलमिला उठी है। इसके जवाब में एक तरफ अजीत डोभाल को लगाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ 2-2 मंत्रियों को। लेकिन हद तब हो गई जब एक मंत्री ने दिल्ली के हालात की तुलना बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से कर दी। तबाहियों के टीले पर कांपती हुई दिल्ली में 3 दिन से 2 ही लोग मौज कर रहे हैं।
दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के दहशतगर्द। पुलिस की बटालियन हर उस जगह मौजूद थी जहां गुंडे नहीं थे, मवाली नहीं थे, लुटेरे नहीं थे, हत्यारे नहीं थे। मतलब लुटेरों, मवालियों, गुंडों और हत्यारों के काम में दिल्ली पुलिस ने भूले से भी कोई दखल नहीं दी। और दिल्ली पुलिस के मुखिया गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी ने बैठक बुला ली, कहा शाह को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। सरकार में खलबली मच गई। पहली बार अमित शाह को एक नाकाम और कमजोर गृह मंत्री बताया गया था। पहली बार सरकार पर दहशतगर्दी को खामोशी से होते देते रहने के इल्जाम लगे थे। पहली बार दिल्ली पुलिस के हाथ बांध देने के लिए सरकार के माथे पर आरोप बढ़े गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी। इस हमले से 3 दिन से सोई हुई भारत की सरकार और गृह मंत्रालय की नींद टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जायजा लेने के लिए रवाना किया और प्रियंका गांधी धरने पर जा बैठी। जहाँ जहाँ दुख हुआ है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ हिंसा फैल रही है, वहाँ हम प्रेम फैलाएं, वहाँ हम अपनी शांति और अमन की बात करें, हम भाईचारे की बात करें। दिल्ली के जले हुए मकानों, दुकानों, आगजनी और लूट की तोहमतें मोदी सरकार के दामन को जलाने लगी। 22 मौतों और 250 से ज्यादा घायलों की गिनती के बाद प्रधानमंत्री ने शांति की पहली अपील की। मैंने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मौजूदा हालात को लेकर विस्तार से समीक्षा की। पुलिस और दूसरी एजेंसियां हालात को सामान्य बनाने के लिए काम कर रही हैं। तब तक अरविंद केजरीवाल भी सामने आ चुके थे। बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी तेज होने लगी थी। तो पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ? ये दिल्ली के आम आदमी ने नहीं किया, ये कुछ बाहरी तत्वों ने, कुछ राजनीतिक तत्वों ने और कुछ उपद्रवी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने और कुछ राजनीतिक तत्वों ने, इन लोगों की कारस्तानी है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं। सरकार की समझ में आ गया कि दिल्ली की हिंसा ने उसकी साख को भी जला डाला है। मजबूत सरकार और मैक्सिमम गवर्नेंस जैसी जुमलेबाजियां धुआं हो चुकी हैं। तो उसने 2 मंत्रियों को सफाई में सामने किया। ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। आज बालाकोट के पराक्रम को 1 साल हो रहा है। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बालाकोट पर तुरंत दूसरे दिन सवाल उठाए थे। मतलब भारत सरकार के मंत्री के लिए सैकड़ों दुकानों को लूट लिया जाना, दर्जनों घरों को जला दिया जाना, 22 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाना, बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह की सैन्य वीरता। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है, उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए, उस समय भी राजनीति ही सूची है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब कोई बड़े संकट का विषय आता है तो किस तरह से वो राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। कानून मंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि 22 मौतों का जिम्मेदार कौन है। कौन है सैकड़ों दुकानों की लूट का जिम्मेदार, स्कूलों बाजारों को जला देने का जिम्मेदार। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है कि वो इस दंगे को रोकने में नाकाम साबित हुए। पूरी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। जो लोग आज मरे हैं, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि उनके एक्स एमएलए ने डीसीपी के साथ खड़े होकर वो बयान दिया और दिल्ली की पुलिस मिली भी है। इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आर्मी को लाइए वहां पर, आर्मी को उतारिए। जले हुए मकानों की आंच पर सियासत की रोटियां उतारी जा रही हैं।
विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार कह रही है कि दिल्ली के एक समूचे जिले को बर्बादियों के टापू में बदल दिए जाने के लिए, लुटेरों हत्यारों को खुला छोड़ दिए जाने के लिए उसे कटघरे में खड़ा करने की बजाय शाबाशी दी जाए। आज तक दिल्ली की हिंसा ने डरा दिया है, रुला दिया है, दहशत में भर दिया है। दुनिया भर में अब दिल्ली की हिंसा पर भारत की किरकिरी हो रही है। गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस दोनों के होश उड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे केवल उसकी किरकिरी और सोनिया गांधी के आक्रामक तेवर नहीं है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। हाईकोर्ट ने तो यहां तक पूछ लिया कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जैसे बीजेपी के नेताओं को पुलिस बचाती क्यों रही। भारत सरकार के मंत्री की नफरत और जहर से भरी ये बोली न सरकार ने सुनी और न दिल्ली की पुलिस ने। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की ये जहरीली जुबान भी न सरकार ने सुनी और न दिल्ली की पुलिस ने। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। और बीजेपी के दुलारे नेता की आग लगा देने वाली ये भाषा भी न सरकार ने सुनी और न पुलिस ने। जब हाईकोर्ट ने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि दिल्ली को आग में झोंक देने वाले इन बयानों पर कार्रवाई में पुलिस के हाथ क्यों कांप गए, तो वकील साहब का जवाब बहुत मासूम था, मिलॉर्ड, मैं टीवी नहीं देखता। इस पर जजों ने हाईकोर्ट में ही जहरीली जुबानों की क्लिप चलाने का हुक्म दिया। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। तुषार मेहता ने दरख्वास्त की कि मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी जाए। इस पर कोर्ट ने पूछ लिया क्यों। इस पर तुषार मेहता, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा का बचाव करने लगे। जस्टिस मुरलीधर ने सीधे पूछा एफआईआर क्यों नहीं, और कपिल मिश्रा के साथ खड़ा ये डीसीपी कौन है। कोर्ट रूम में मौजूद डीसीपी राजेश देव ने कहा ये डीसीपी सूर्या है। जस्टिस मुरलीधर की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को बचाना दिल्ली पुलिस को बहुत भारी पड़ने वाला था। अदालत ने कहा आप ये सारी क्लिप्स लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलिए और उनसे कहिए कि इन नेताओं पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें और आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसके लिए हमें आदेश न देना पड़े। हाई कोर्ट में सुनवाई के ठीक 1 घंटे बाद यानी 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कोर्ट ने बैठते ही कहा कि इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। शाहीन बाग का मामला 23 मार्च को देखेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के हालात को देखना जरूरी है। और यहां भी जस्टिस केएम जोसेफ ने कपिल मिश्रा के जहरीले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समय आग लगाने वाली टिप्पणी की गई उसी समय पुलिस ने सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस का तरीका पेशेवर नहीं है, उसे कार्रवाई नहीं करने दी जा रही। ब्रिटेन और अमेरिका में पुलिस को कार्रवाई के लिए क्या किसी की मंजूरी की जरूरत होती है? अगर कोई भड़काऊ बयान दे तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं शाहीन बाग में धरना स्थल पर सड़क खुलवाने को लेकर थीं, लेकिन बात पहुंची दिल्ली की हिंसा तक। याचिकाकर्ता कुछ सवालों के जवाब लेने सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई अलग अलग समय पर चल रही है। सवालों के जवाब मिलने तो दूर, उल्टे ऑर्डर से बहुत सारे ऐसे सवाल पैदा हो गए हैं जिनके जवाब शायद अगली सुनवाई में ही मिल पाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि हमारा जो 112 नंबर है, इस पे भी हम आम पब्लिक को अपील करेंगे कि वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है, कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है। मदद के लिए 8 अंकों का एक नंबर जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 22 मौतों का इंतजार किया, 250 लोगों के घायल हो जाने का इंतजार किया, हजारों दुखी जाने का इंतजार किया और दिल्ली पुलिस ने इंतजार किया सैकड़ों मकानों को जला दिए जाने का। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में, और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रीनेट्स हैं जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
मतलब दिल्ली पुलिस के सूरमा दिल्ली में आग लगाने वाले बयान पर बयान के बावजूद बीजेपी के नेताओं को तब तक बचाते रहे जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कह दिया कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली 3 दिन से हिंसा की लपटों में घिरी हुई है, नफरत की आग है, इसमें एक इलाका झुलसता रहा। उस डरावने मंजर के बीच हमारे तमाम संवाददाता हिंसा का सच दिखाने के लिए बाहर निकले। आप भी देखिए कि इंसान के दिल में जब नफरत धड़कने लगती है तो सड़कों पर कैसा मंजर देखने को मिलता है। सियासत के कब्र पर यह वो जलती हुई दिल्ली है जिसने इतिहास में ऐसी कई नफरतों की आंच को झेला है। इस मुल्क का मुस्तकबिल जिस शहर के आईने में खुद को संवारता है, उस शहर के चेहरे पर खौफ का मंजर है। आसमान में उठते काले धुओं का गुबार है और जहरीले माहौल में इंसानी परिंदों का घुटता दम है। उनके ना पापा थे यहाँ पे, ना कोई नहीं था, हम गली के बंदे थे बस। हमारे सामने हमारे भाई ने दम तोड़ा। हालात ऐसे थे, यहाँ पे रुकना मुश्किल था। हम लोग अपनी सामान छोड़ के चले गए घर पे। अपने मकान 3-4 मकान उधर के भी जलाए गए हैं और ये एक यहाँ ऑटो खड़ा था वो जला दिया गया, एक कार थी यहाँ जला दी गई, एक उधर कार जला दी गई थी। सारे हमारे घर के बच्चे सारे दहशत में थे, सब तरफ। और हमने इतने फोन करे पुलिस को, फोर्स को, और क्या जवाब मिला? क्या हम व्यस्त हैं, हम बड़े अनसेफ थे। जब यहाँ गाड़ियाँ जली तो फायर ब्रिगेड को भी फोन करा गया, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। हमारे तो बच्चे भी 2 दिन से आए नहीं है यहाँ पे, डर के मारे। इतना डर का माहौल है। हमारे घर के पत्थर तोड़ दिए, हमारे पीछे में पेट्रोल बम फेंके, हमारे पेट्रोल बम फेंके। जिंदगी से गुलजार रहने वाली इन सड़कों पर मरघट का सन्नाटा है। सुरक्षा जवानों के बूटों से यह सन्नाटा टूटता है और हमको याद दिलाता है कि कैसे मौत के सौदागरों ने यहाँ जिंदगी को कब्रिस्तान और मशान में बदल दिया। दिल्ली का एक इलाका डर के साए में सांस ले रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद, चांदबाग, मौजपुर, भजनपुरा, कदमपुरी, सुदामापुरी, ब्रह्मपुरी, गोकुलपुरी, खजुरी खास, करावल नगर, ये वो इलाके हैं जहां धर्म ने अफीम का काम किया और एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। दो दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी कार का शोरूम था और आज इसके हालत देखिए। यहाँ पर गाड़ियां जला दी चुकी हैं। सारा यहाँ पे फ्लोर जो है, कितना वायलेंस और वैंडलिज्म 24 और 25 फरवरी को यहाँ हुआ होगा। अगर जब एक शोरूम तक अटैक हो जाता है और उस शोरूम की आज ऐसी हालत हो गई है कि वो पहचान में नहीं आ रहा। हमने भी इसीलिए पहचाना क्योंकि यहाँ पर मारुति सुजुकी फेयर डील कार्स सेल्स लिखा हुआ था, जिससे हमें पता चला कि ये एक शोरूम है मारुति सुजुकी का, वरना वो भी शायद हमें नहीं मालूम पड़ता। कहीं दफ्तर फूंक दिए गए, कहीं पेट्रोल पंप पे आग लगा दी गई, कहीं किसी की रोजी रोटी का जरिया छीन लिया गया। आग लगाने वालों ने ये नहीं सोचा कि जिसकी रोजी रोटी छीन रहे हैं वो अपने पेट की आग कैसे बुझाएगा। ये मेरा रेस्टोरेंट था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये आगे भी एक मेरा रेस्टोरेंट था, ये दोनों को जला दिया गया। दोनों रेस्टोरेंट जला दिए? दोनों रेस्टोरेंट जला दिए। ये होराइजन मेडिकल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा। हम सभी लोग बात दंगाइयों की कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि जो एक्शन 48 घंटे के बाद लिया गया, वो स्टार्टिंग में भी लिया जा सकता था। आखिर 48 घंटे किस बात का वेट हो रहा था कि जब करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जल जाएगी, जब 150 आदमी मारे जाएंगे, जब 200-500 आदमी घायल हो जाएंगे, तो जो काम कल हुआ, जो कर्फ्यू कल लगा, वो 48 घंटे पहले भी तो देखिए ये भजनपुरा का इलाका है और आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं। ये जो पेट्रोल पंप है जिसको वायलेंस के दौरान आग के हवाले किया गया था, हॉरिबल सिचुएशन है। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ तकरीबन 20 से जो ज्यादा गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया और ये पेट्रोल पंप जो है उसको पूरी तरह से पहले इस पेट्रोल पंप में लूटपाट हुई थी, उसके बाद तोड़फोड़ हुई, उसके बाद ये पेट्रोल पंप देखिए कि किस तरीके से इस पेट्रोल पंप को आग के हवाले किया गया। और उसके बाद यहाँ चूंकि काफी केमिकल था, इस वजह से आप ये देखिए इस पेट्रोल पंप में, ये भजनपुरा में जमकर वायलेंस हुई है। अगर आप दूर दूर तक देखिए तो सिर्फ जो वायलेंस के निशान है वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए ये पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद इसको आग के हवाले किया गया। ये आग तो बुझ जाएगी
लेकिन दिलों में लगी आग कैसे बुझेगी? नफरत की आग कैसे बुझेगी? हैवानियत की वो आग कैसे बुझेगी जिसमें इंसानियत झुलस कर रहेगी? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से कि यहाँ पे जो ये एक पीछे की जो दुकान है, पूरे फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पे 2 टेंडर्स आ चुके हैं। पूरी कोशिश हो रही है ये जो आग है इसको बुझाने की। देखिए, यहाँ पे 3 सहकर्मी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकती है कि जो गर्मी का जो भाप जो आता है ना, जो आपको जिससे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा आग जो है वो रेज हो रही है, वो आपको पता चलेगा धुएं से। कोशिश यही की जा रही है कि ये जो आग है इसको जल्द से जल्द बुझाया जाए। चांदबाग में कहीं पेट्रोल पंप फूंका गया, कहीं किसी सरकारी कर्मचारी की जान चली गई, कहीं जिंदगी मौत के रहमो करम पर पलने लगी। को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा उसी पेट्रोल पंप की, भजनपुरा की, जहां की तस्वीरें आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी, आज तक पर देखी होंगी। किस तरीके से पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों को पूरी तरह से आग में झोंक दिया गया। 11:30 बजे की बात है, लगभग सामने से 200-400 लोगों का झुंड आया और वो अंदर घुस गए। जब मैं गया तो मैं उनके जीजा का मेरे पास फोन आया, अभय जी का, तो मैं वहाँ गया तो उनके हाथ पे कई डंडे लगे। महेंद्र जी को पहले निकाला, उनके पार्टनर को, फिर मैं आशीष जी को अपनी कार में लेके डॉक्टर गुप्ता के यहाँ चला गया। कम से कम 400-500 आदमी था, एकदम आगे सीधा हैवी हुए। शिव विहार में मौत और तबाही मानो एक साथ विहार पर निकली थी। यहाँ पूरी कॉलोनी जला दी। दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर दिल्ली में आता है शिव विहार, और शिव विहार की तकरीबन पूरी जो कॉलोनी है उसमें जितने भी घर हैं सभी में तोड़फोड़ की गई है, सभी को आग के हवाले किया गया है। एक गैराज है, वहां की तस्वीरें देखिए, काफी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से जितनी भी गाड़ियां थी सभी को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर या तो ठीक होने के लिए गाड़ियां आती हैं, अभी लोग घरों के अंदर थे, लेकिन अब ये देखिए ये तस्वीरें हैं और जो पूरी कॉलोनी है, और पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। पुलिस बल तैनात है, लेकिन जब चंद लोगों के सीने में दिल की जगह हैवानियत धड़कने लगती है तो माहौल और बिगड़ता है। मंगलवार शाम को ही मौजपुर, चांदबाग, जाफराबाद और करावल नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने देर रात मुनादी करके लोगों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के हाथ खोलते हुए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का फरमान दे दिया। जिन इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उनमें महीने भर तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसे वाली जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स की 45 कंपनियों को तैनात किया गया है। इन फोर्स में आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। अनावश्यक रोडों पर नहीं आए, देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग पुलिस ने मंगलवार को ही ऐलान कर दिया कि कर्फ्यू वाले इलाके में गड़बड़ी का अंदेशा हुआ और कोई देखा गया तो देखते ही गोली मार दी गई। अब कोशिश तो इस बात की है कि जैसे भी हो दिल्ली पटरी पर आए, बेगुनाहों की मौत का खूनी खेल बंद हो। कैसे होगा देखते रहिए। आज तक दिल्ली में अगर अचानक लोगों की जिंदगी मौत में बदलती गई तो क्यों? सड़कों पर गोलियां चली तो उसके लिए लोगों के दिमाग में जहर कहां से आया? हम आपको दिखाते हैं कि जब सियासी जुबान जहर उगलने लगती है तो उसकी कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जिस दिल्ली से देश चलता है वो दिल्ली जल रही है। जिस दिल्ली की कलम से हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जाती है उसकी किस्मत फूट गई है। जिस दिल्ली के हुक्म पर हिंदुस्तान की हुकूमत चलती है वो दिल्ली अपने घरों में ही लाचार बैठी है। नफरत के पेट में अपनी बेबसी के घुटन को दबाए हुए समझ नहीं पा रही कि ऐसे कैसे उसके लोग हिंसा की भेंट चढ़ गए। ये जो पत्थर और गोलियां चली उसके लिए कहां से आई ऊर्जा, किसने उकसाया, किसकी बोली ने गोली से भी ज्यादा खतरनाक काम किया? इन तीखे सवालों का सामना करने के लिए हमें दिल्ली चुनाव से पहले चलना पड़ेगा। एक तरफ दिल्ली फतेह की सियासत थी, दूसरी तरफ शाहीन बाग। शाहीन बाग पर कोई चुप्पी ओढ़कर बैठ गया तो किसी को वहां पाकिस्तान नजर आने लगा। विधानसभा में पहुंचने के ख्वाहिशमंद नेता ने अपने ही देश के एक हिस्से को पाकिस्तान बना दिया।
जब पाकिस्तान खड़ा करने की कोशिश हुई है तब हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। अगर आप 8 फरवरी के लिए शाहीन बाग में, इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। सत्ता की चाहत भी कितनी अजीब होती है। संविधान के कस्मे वादे बेमानी हो जाते हैं। नहीं तो कोई केंद्रीय मंत्री वैसी भाषा कैसे बोलता जो किसी अपराध से कम नहीं। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। मंत्री जी बोलकर चले गए, लोगों ने गंभीरता से ले लिया। शाहीन बाग और जामिया से होते हुए बंदूक से निकली गोली मौजपुर तक निकल गई। उन गोलियों के क्रिया और प्रतिक्रिया का बुरा अंजाम दिल्ली भुगत रही। वैसे उस डर की लपटें तो काफी पहले से आने लगी थी, जब दिल्ली ने सोचा भी नहीं था कि उसके हाथ झुलस जाएंगे। वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी उनको मारेंगे। हिंसा बहुत बुरी होती है, लेकिन उस हिंसा को जब धर्म का संरक्षण और सहयोग मिलने लगता है तो और भी बुरी हो जाती है। कोई मिश्रा, कोई ठाकुर, कोई वर्मा कम पड़ रहे थे जो दूसरी तरफ से कोई पठान आ गया कौम की बर्बादी का बयाना लेकर। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। सियासत की जहरीली जुबान बहुत भारी पड़ गई। दिल्ली भयंकर हिंसा की आग में जलने लगी। इसमें बेगुनाह मौतें हुई। जो मारे गए हैं उनको उपद्रवी तो हिंदू या मुसलमान देखेंगे, लेकिन भारत माता का दिल तो खून के आंसू रो रहा है कि उसके कुछ बेटों को मार डाला गया। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा रोकने की कोशिश में मारे गए हेड कांस्टेबल रतनलाल का आज उनके पैतृक घर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ग्रामीणों ने रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने रतनलाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल है कि कब तक किसी रतनलाल की जान यूं ही जाती रहेगी। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी के तिहावली गांव में जब हजारों नम आंखों ने दिल्ली पुलिस के जाबाज जवान रतनलाल का शव देखा तो यही सोचा होगा कि कैसे हैं दिल्ली वाले जिन्होंने नफरत की लपटों में उनके एक बेटे को झुलसा दिया। 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, चाहे 2 साल लगे, हम यहीं पे बैठे यहाँ से नहीं लेंगे। जब तक हमारे लाल को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं लेंगे। रतनलाल की सोमवार को तब हत्या हो गई थी जब वो हिंसा प्रभावित इलाके में थे। उनकी शहादत को पूरी दिल्ली सलाम कर रही है। दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, लेकिन इस सवाल का उत्तर तो मिलना चाहिए कि हिंसा की आग में अक्सर निर्दोष लोगों का परिवार ही क्यों जलता है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली 3 दिन से सोई नहीं है, परीक्षा दे रही है। और दिल्ली की इस अग्नि परीक्षा में दोस्तों अगर कोई हारा है तो वो खुद दिल्ली हारी है। दिल्ली के वो बच्चे हारे हैं जो दिल्ली को अपना मुकद्दर समझते हैं। दिल्ली की वो औरतें हारी हैं जो रोज शाम को काम से लौटते हुए अपनी सुरक्षा को अपना अधिकार समझती हैं। और इन सबको हरा दिया है सियासत के गंदे खेल ने, सत्ता और पुलिस के गठजोड़ ने। देखते हैं इस अग्नि परीक्षा से मिला हुआ वो सबक जो हमारी सदियों की गंगा जमनी तहजीब का हासिल है। दिल्ली को किसकी नजर लग गई? लोगों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया, उनका कारोबार, घर, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। दिल्ली को ये क्या हो गया?
सियासत की भट्टी धधक रही है और उसमें पिस रहे हैं आम लोग। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये कहां पर जाकर थमेगा, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद यही कि दिल्ली की जिंदगी जल्द ही पटरी पर लौटे। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।